Hello friends, so this is a revision class. In this revision class, we will be doing chapter number 2 of GST, which will cover what is supply, schedule number 1, 2, 3, section number 7 and section number 8. राइट चलिए तो शुरुआत करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम सप्लाई पे इतना फोकस कर ही क्यों रहे हैं, क्योंकि ना हमारा जो टैक्सेबल इवेंट है वो है सप्लाई। जैसे आप लोग इनकम टैक्स पढ़े होंगे तो इनकम टैक्स में कैपिटल गेन लगता है जब कोई चीज़ कैपिटल एसेट हो और उस कैपिटल एसेट का ट्रांसफ़र हो, तो टैक्सेबल इवेंट क्या हो गया वहाँ पे ट्रांसफ़र। वैसे यहाँ पे टैक्सेबल इवेंट क्या हो गया यहाँ पे सप्लाई। अगर सप्लाई होगा तो जीएसटी लगेगा, सप्लाई नहीं है तो जीएसटी भी नहीं है। क्या कहा मैंने? अगर सप्लाई है तो जीएसटी होगा, अगर सप्लाई नहीं है तो जीएसटी भी नहीं है। तो ये सप्लाई बहुत भैया काम की चीज़ है। अब सप्लाई क्या क्या की होनी चाहिए? गुड और सर्विस की होनी चाहिए, सप्लाई के लिए कंसिडरेशन भी होना चाहिए और सप्लाई बिजनेस पर्पस से हुआ हो, यानी कि बिजनेस के कोर्स में या बिजनेस को बढ़ाने यानी फर्दरेंस में होना चाहिए। क्लियर है? अब गुड्स का सेक्शन कहाँ पे दिया हुआ है? गुड्स का दिया हुआ है सर सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 52 के अंदर। सर्विसेज का कहाँ पे दिया हुआ है? सर्विसेज का दिया हुआ है सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 102 के अंदर। गुड्स के केस में क्या बोला गया था मैं आपको बस एक बार रिकैप करा दे रहा हूँ। एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी जिसके अंदर दो चीज़ें एक्सक्लूडेड थी, पहला मनी दूसरा सिक्योरिटी। इंक्लूडेड क्या क्या था? एक्शनेबल क्लेम और थिंग्स अटैच टू अर्थ विच कैन बी सीवियर्ड एंड सोल्ड। और जो भी गुड नहीं है वो क्या बन जाता है? सर्विस एज पर सेक्शन नंबर 2102। क्लियर है? आगे आते हैं अपन। आगे इन्होंने एक बात बोली है, वैसे तो आपके लिए कंसिडरेशन होना ज़रूरी है, पर अगर अपन शेड्यूल 1 की बात करेंगे ना तो शेड्यूल 1 में ऐसी चीज़ है जहाँ पे कंसिडरेशन नहीं है, कंसिडरेशन नहीं है फिर भी हम उसको क्या मानते हैं? सप्लाई मानते हैं। क्लियर हो गया? चलिए अब सप्लाई क्या होगा? बिजनेस होना चाहिए, बिटवीन पर्सन होना चाहिए। अब वो बिटवीन पर्सन जो है ना वो कैश के लिए हो कंसिडरेशन, डेफर्ड पेमेंट के लिए हो या किसी भी वैल्यूएबल कंसिडरेशन के लिए, उसको अपन क्या कहेंगे? कंसिडरेशन ही कहेंगे। यानी अगर मैंने आपको पढ़ाया और आपने उसके बदले मुझे पैसे दिए तो वो भी कंसिडरेशन है। अगर आपने मुझे उसके बदले कोई सामान दे दिया तो वो भी कंसिडरेशन है। गॉट इट एवरीवन? तो कंसिडरेशन के लिए सिर्फ कैश होना ज़रूरी नहीं है, डेफर्ड पेमेंट हो या कोई और वैल्यूएबल कंसिडरेशन हो, सब कुछ को अपन क्या कहते हैं? कंसिडरेशन ही कहते हैं। अच्छा, फिर हमने क्या बात की कि अगर ये सोसाइटी के मेंबर्स के बीच में हो रहा है, किसके बीच में हो रहा है? सोसाइटी के मेंबर्स के बीच में हो रहा है, तो मेंबर एंड सोसाइटी दो अलग अलग लोग नहीं होते, एक ही होते हैं। लेकिन फिर भी सोसाइटी और मेंबर के बीच में अगर कोई चीज़ का सप्लाई हो रहा है तो उसको अपन क्या मान जाएंगे? सप्लाई मान लेंगे। क्लियर हुआ? तीसरा, अगर इंपोर्ट हो रहा है और वहाँ पे अगर कंसिडरेशन है तो बिजनेस पर्पस है या नहीं है उसको देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्लियर है? मैंने इसको काटा, इसका मतलब क्या है कि अगर बिजनेस पर्पस नहीं भी है ना तो भी अपन उसको क्या कहेंगे? सप्लाई। बिजनेस है तो भी सप्लाई, नहीं है तो भी सप्लाई। क्लियर हुआ ये आप लोग को? अगला, विदाउट कंसिडरेशन के अंदर अपन शेड्यूल नंबर 1 को कवर करते हैं, जो कि अपन थोड़ी देर में करने ही वाले हैं। फिर शेड्यूल नंबर 2 को अपन कवर करते हैं कि भैया वो गुड्स होगा या सर्विस होगा उस चीज़ में, और एक्सक्लूड क्या करते हैं? शेड्यूल नंबर 3 में। तो शेड्यूल नंबर 1 में क्या है आपका? शेड्यूल नंबर 1 में है विदाउट कंसिडरेशन। शेड्यूल नंबर 2 में क्या है आपका? क्या चीज़ गुड होगा, क्या चीज़ सप्लाई होगा, क्या चीज़ गुड होगा, क्या चीज़ सर्विस होगा। और शेड्यूल नंबर 3 में क्या है? कौन सी चीज़ ना ही गुड होगी ना ही सर्विस। आइए एक बार थोड़ा डिटेल में देखते हैं इसको। सेल हो, ट्रांसफ़र हो, बाटर हो, एक्सचेंज हो, लीज हो, लाइसेंस हो, रेंटल हो या डिस्पोजल हो, इन सारी चीज़ों को अगर आप कर रहे हैं फॉर कंसिडरेशन तो क्या माना जाएगा? सप्लाई। सेल का मतलब क्या है? सामान दिया उसके बदले पैसा दिया। ट्रांसफ़र का मतलब क्या है? सामान तो दे दिया लेकिन किसी क्लोज पर्सन को दिया और उससे पैसे नहीं लिया। बार्टर का मतलब क्या है? सामान दिया और उसके बदले सामान लिया, या सामान दिया और उसके बदले सर्विस लिया, या सर्विस के बदले सामान लिया। एक्सचेंज का मतलब क्या है? सामान दिया, सामान के बदले सामान तो लिया ही, साथ ही साथ कुछ पैसे भी लिए। तो बार्टर में अगर आप ध्यान देंगे, ये बार्टर में अगर आप ध्यान देंगे तो सामान के बदले सामान है, पर एक्सचेंज में सामान के बदले सामान के साथ पैसे भी हैं। लीज़ का मतलब क्या है? जब आप किसी चीज़ को किराए पे दे रहे हैं, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी हो सकता है, प्लांट मशीनरी हो सकता है, ये सब कुछ चीज़ हो सकता है।
रेंटल का मतलब क्या है, कोई भी ऐसी चीज़ जो लीज नहीं है पर अगर आप उसको किराए पे दे रहे हो तो क्या बन जाएगा, रेंटल। लाइसेंस जैसे अल्कोहलिक लिकर का लाइसेंस होता है कि मान लीजिए दारू का ठेका खोलना है तो आपको लाइसेंस दे दिया जाता है। डिस्पोजल यानी आपने किसी गरीब बच्चे को सामान बेचा नहीं, सॉरी, गरीब बच्चे को कोई सामान दे दिया, या आपके घर के पास कोई आदमी था उसने आपको दे दिया, तो वो सारी चीज़ें क्या हो जाती है, आपका डिस्पोजल। क्लियर हुआ आप लोग को? अगला शेड्यूल सेक्शन नंबर 7(1)(a), यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला कि अगर मेंबर और अगर सोसाइटी के बीच में या क्लब के बीच में अगर कोई चीज़ होती है तो ये दोनों को वन ही पर्सन माना जाता है। तो इसलिए एक क्वेश्चन आया कि जब इन दोनों को वन पर्सन माना जाता है तो एक ही आदमी अपने आप को कैसे सप्लाई कर सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जीएफटी में सेक्शन को डाला गया और बोला गया कि नहीं, मेंबर और सोसाइटी भले एक ही आदमी माना जाता है लेकिन फिर भी अगर वो एक दूसरे को कोई अगर एक्टिविटी या ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो अपन उसको सप्लाई कह सकते हैं, अगर वो किसके लिए हो, कंसिडरेशन के लिए हो। और वो कंसिडरेशन भी लिमिटेड टू कैश नहीं है, कैश भी हो सकता है, डेफर्ड कंसिडरेशन भी हो सकता है, और कोई भी वैल्यूएबल चीज़ भी हो सकता है। पॉइंट नंबर 3, 7(1)(b), अगर आपने इंपोर्ट किया है तो अगर आपने कंसिडरेशन दे दिया है तो बिजनेस हो चाहे ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको सप्लाई माना जाएगा। देन शेड्यूल नंबर 1 के अंदर अपन ने पहली बात की, परमानेंट ट्रांसफर डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट ऑन विच आईटीसी हैज़ बीन अवेल्ड। अगर मैंने अपना सामान, मैंने अपना लैपटॉप है, वो लैपटॉप मैंने अगर किसी को दान दे दिया, और वो जो लैपटॉप है, लैपटॉप पे अगर मैंने आईटीसी लिया हुआ है और ये जो दान दिया है वो दान का नेचर परमानेंट नेचर का है, तो ऐसे केस में भैया भले आप कोई पैसे नहीं ले रहे हो, कोई कंसिडरेशन नहीं ले रहे हो, आप कह रहे हो कि दान है, पर हम भैया दान नहीं मानेंगे, हम तो ये मानेंगे कि भैया आपने सप्लाई कर दिया है। हम इसको क्या बोलेंगे, डीम्ड सप्लाई। क्या बोलेंगे, डीम्ड सप्लाई। डीम्ड सप्लाई कह दिया यानी आप कह रहे हो सर दान दिया है तो 0 रुपीज़ लिया है तो जीएसटी नहीं लगेगा, पर हम क्या कह रहे हैं, नहीं भाई जीएसटी लगेगा। क्लियर हुई है बात? शेड्यूल नंबर 2 में, सॉरी शेड्यूल नंबर 1 पैरा नंबर 2 में रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन की बात की गई है। रिलेटेड पर्सन के डेफिनेशन में याद रखिएगा कौन कौन आ जाता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई आ जाता है, मेरे बिजनेस में आप डायरेक्टर, मेरे बिजनेस में आप डायरेक्टर, आपके बिजनेस में मैं डायरेक्टर, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो भी हम दोनों रिलेटेड पार्टी हो जाएंगे। अगर फर्म और फर्म के जितने पार्टनर है वो रिलेटेड पार्टी हो जाएंगे। अगर मान लीजिए कि एक पर्सन दूसरे पर्सन को कंट्रोल करता है तो रिलेटेड पार्टी, दोनों पर्सन को अगर कोई तीसरा पार्टी कंट्रोल करता है तो वो भी रिलेटेड पार्टी। अगर आप दोनों मिलके किसी तीसरे पर्सन को कंट्रोल करते हो तो वो भी रिलेटेड पार्टी। अगर आपने किसी कंपनी में 25% और मोर का अगर शेयर होल्ड किया है तो भी रिलेटेड पार्टी। अगर आपने कोई 2 कंपनी में अगर शेयर होल्डिंग किया है, यानी यहाँ पे भी आपका कंट्रोल है और यहाँ पे भी आपका कंट्रोल है, तो ये दोनों भी क्या बन जाएंगे, रिलेटेड पार्टी। सोल एजेंट हो, सोल कंसेशनर हो, कुछ भी हो, रिलेटेड पार्टी। और मेंबर ऑफ द सेम फैमिली, फैमिली का डेफिनेशन किसमें, सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 49। फैमिली का मतलब क्या है, यहाँ पे आपका स्पाउस और चिल्ड्रन हमेशा होंगे, ब्रदर, पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट और सिस्टर ये तभी होंगे जब ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है। अगर वो इंडिपेंडेंट है तो फिर वो आपकी फैमिली नहीं है। क्लियर हुआ? अच्छा, बस इस चीज़ का ये ध्यान रखिएगा कि जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेटेड पार्टी तो है, लेकिन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को 50,000 तक का गिफ्ट एक फाइनेंशियल ईयर में दे सकते हैं, उसको हम सप्लाई नहीं मानेंगे। प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में अगर कोई चीज़ हो तो उसको भी डीम सप्लाई मान लिया जाता है। अगर एजेंट ने क्या किया है, अगर एजेंट ने अपने नाम पे अगर उसको सप्लाई किया है, क्योंकि अगर वो प्रिंसिपल के नाम पे किया होता, अगर वो प्रिंसिपल के नाम पे किया होता तो कोई लफड़ा ही नहीं होता। तो क्या माना जाता है कि प्रिंसिपल ने खरीदा, प्रिंसिपल ने बेचा। एजेंट जब अपने नाम पे करता है तो ये देखा जाता है कि यानी कि प्रिंसिपल ने खरीदा पर एजेंट ने बेचा, तो प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में एक डीम्ड सप्लाई मान के आईटीसी का ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है। इंपोर्ट और सर्विस अगर हो रहा है तो इस बात का ध्यान रखना कि अगर कंसिडरेशन नहीं है तो आपको 2 कंडीशन पूरा करना पड़ेगा, एक तो बिजनेस पर्पस होना चाहिए, दूसरा रिलेटेड पार्टी होना चाहिए। अगर ये दोनों पर्पस पूरा हो, अगर ये दोनों कंडीशन पूरा हो गया तो अपन उसको डीम्ड सप्लाई मान लेंगे। ठीक है। तो अगर विद कंसिडरेशन है तो कुछ देखने का ज़रूरत नहीं है, सीधा सप्लाई होगा। विदाउट कंसिडरेशन है तो ऐसे केस में आपको ये चेक करना पड़ेगा कि भैया वो बोथ कंडीशन पूरा हो रहा है या नहीं। बोथ कंडीशन यानी रिलेटेड पार्टी
और बिजनेस पर्पज, दोनों पूरा होगा तो सप्लाई, पूरा नहीं हुआ तो नॉट अ सप्लाई। अच्छा, कुछ चीज़ें जो गुड्स हैं याद रखिएगा, फ्यूचर डेट पे या अगर आप टाइटल दे रहे हैं तो वो गुड्स होगा। इसके अलावा अगर आप बिज़नेस का एसेट किसको दे रहे हैं तो गुड्स होगा। अगर आप अपना दुकान बंद कर दे रहे हैं तो भी उसको क्या बोलेंगे अपन, गुड्स। अगर आप बिज़नेस कैरी करना, अगर आप सीज कर दे रहे हैं, बंद कर दे रहे हैं तो भी गुड्स। बाकी हर चीज़ क्या है आपका, सर्विस। नॉन सप्लाई ऑफ जीएसटी के अंदर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय ने अगर एक दूसरे को नहीं, एम्प्लॉय ने अगर एम्प्लॉयर को अगर कोई सर्विस दिया जो कि उसके नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में ही था, यानी उसको करना ही था वो, तो उसको जीएसटी के अंदर नहीं लाएंगे। कोर्ट ट्रिब्यूनल, एनसीएलटी, एनसीएलएटी या डिस्ट्रिक्ट फोरम, कंज्यूमर फोरम में अगर कुछ है तो उसको अपन जीएसटी के बाहर रखेंगे। एमपी एमएलए कुछ करेगा तो जीएसटी के बाहर है। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट वाला यानी प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, इन लोग कुछ करेंगे तो उस पर भी जीएसटी नहीं है। अगर आपने कोई बॉडी बनाई और आप उस बॉडी के चेयरपर्सन, मेंबर, डायरेक्टर हैं, उस पर भी जीएसटी नहीं है। डेथ होने के बाद फ्यूनरल, ब्यूरल, क्रेमेटोरियम वगैरह अगर हो रहा है उस पर भी कोई जीएसटी नहीं है। अगर आपने लैंड बेचा है तो जीएसटी नहीं है। बनी बनाई बिल्डिंग बेची है तो जीएसटी नहीं है। एक्शनेबल क्लेम पे भी जीएसटी नहीं है, पर लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग के ऊपर जीएसटी है। व्हाट इट एवरीवन। आगे आते हैं, फिर आते हैं सेक्शन नंबर 8 जहाँ पे कॉम्पोजिट और मिक्स सप्लाई की बात की गई है। कॉम्पोजिट सप्लाई का मतलब क्या होता है, जो नेचुरली बंडल्ड हो, यानी जिसको साथ में बेचा जाए। जैसे अगर एक शर्ट है तो शर्ट के बटन को साथ में लगा के बेचा जाता है, तो ये क्या हो गया, कॉम्पोजिट सप्लाई। अगर मैं जूता बेच रहा हूँ तो जूते के साथ उसका लेस भी जाएगा ही, तो वो भी क्या हो गया, कॉम्पोजिट सप्लाई। मिक्स सप्लाई क्या है, जो नेचुरली बंडल्ड नहीं है, यानी जैसे कैडबरी सेलिब्रेशन है तो आपको वो पर्क और मंच को एक साथ बेचने की ज़रूरत नहीं है, पर आप बेच रहे हो, ज़बरदस्ती बेच रहे हो, तो ये हो गया मिक्स सप्लाई। मिक्स सप्लाई में कौन सा रेट लगता है, हाईएस्ट रेट लगता है। लेकिन कॉम्पोजिट सप्लाई में कौन सा रेट लगता है, प्रिंसिपल का रेट लगता है। एक चीज़ का ध्यान रखना, कॉम्पोजिट और मिक्स सप्लाई की बात तभी होगी जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ बेची जा रही है, उसका प्राइस एक ही है, मतलब अलग अलग प्राइस पे नहीं बेच रहे हैं। हम ये नहीं बोल रहे कि ये सामान आप अलग से लोगे तो 20 रुपये पड़ेगा, ये सामान आप अलग से लोगे तो 30 रुपये पड़ेगा। हम आपको वो ऑफ़र ही नहीं कर रहे हैं, हम आपको सब कुछ साथ में ही बेच रहे हैं। कोई ऑप्शन ही नहीं है कि आप उसको अलग अलग खरीदो। क्लियर हुआ। आगे आते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मेघराज एंड कंपनी विश करता है कि बिजनेस चालू करे रेडीमेड गारमेंट का। पंजाब में चालू करेगा और बेचेगा कहाँ, दिल्ली और हरियाणा में। आपको बताना है कि टैक्सेबल इवेंट क्या होता है, तो टैक्सेबल इवेंट हमारा क्या होता है, सप्लाई। और लेवी क्या होगा, तो भैया अगर आप पंजाब के अंदर ही बेचोगे तो क्या होगा, सीजीएसटी और एफजीएसटी। लेकिन अगर आप दिल्ली और हरियाणा में बेचोगे तो क्या लग जाएगा, आईजीएसटी। अगला क्वेश्चन, दामोदर प्राइवेट लिमिटेड है, कुछ गुड्स को ट्रांसफ़र करना चाहता है अपने ब्रांच से। वो है कहाँ पे, दिल्ली में। कहाँ ट्रांसफ़र करेगा, वेस्ट बंगाल में। कोई कंसिडरेशन नहीं है, तो ये कह रहा है कि कंपनी बोल रही है कि भैया जब कोई कंसिडरेशन है ही नहीं तो सप्लाई नहीं होगा। तो क्या ये सही है, नो, दे आर रॉन्ग। ये कवर हो जाता है शेड्यूल नंबर 1 पैरा नंबर 3 के अंदर, 2 के अंदर, माफ़ कीजिएगा, पैरा नंबर 2 के अंदर। डिस्टिंक्ट पर्सन है ना इन लोग। डिस्टिंक्ट पर्सन का मतलब ही क्या होता है कि रजिस्ट्रेशन आपका सेम होगा लेकिन आप लोग अलग अलग स्टेट में होंगे, एक स्टेट 1 और एक स्टेट नंबर 2। तो इन दोनों के बीच में अगर कोई ट्रांसफ़र होता है विदाउट कंसिडरेशन होगा तो भी उसको अपन क्या मानेंगे, डीम्ड सप्लाई। तो यस, दिस इज़ अ डीम्ड सप्लाई। ठीक है, तो इनका आंसर गलत है। अगला, पृथ्वी एसोसिएट बोल रहा है कि वो टैक्सेबल गुड में एंगेज्ड है। इट इंक्वायर कि एज टैक्स एडवाइजर एज टू वेदर एनी एक्टिविटी कैन बी ट्रीटेड एज सप्लाई इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन। क्या विदाउट कंसिडरेशन भी क्या हो सकता है सप्लाई, बिल्कुल हो सकता है सर। शेड्यूल क्या है, शेड्यूल नंबर 1। क्लियर है। अगला, कॉम्पोजिट सप्लाई में बोल रहा है कि हाईएस्ट रेट लगता है। क्या ये सही बोल रहा है, नहीं, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। कॉम्पोजिट सप्लाई में कौन सा रेट लगता है, प्रिंसिपल का रेट लगता है। ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल अगर होगा तो उसे सप्लाई ऑफ गुड कहेंगे। क्या ये बात सही बोल रहा है, यस, ये बात वो सही बोल रहा है। शेड्यूल नंबर 1 के अंदर आपको बताना है, आंसर देना है। सुलेखा मैन्युफैक्चरर ने, जिसका फैक्ट्री दिल्ली में, मुंबई के डिपो में कुछ सामान भेजा, ठीक है, कोई कंसिडरेशन चार्ज नहीं किया, क्या हो जाएगा, शेड्यूल नंबर 1 पैरा नंबर 2, डिस्टिंक्ट पर्सन। अगला, रमन एक आर्किटेक्ट है चेन्नई में, उसका भाई रहता है लंदन में और वो एक वेल फिटेड लॉयर है। उससे वो लीगल एडवाइस ले रहा है फैमिली डिस्प्यूट का, तो क्या ये सप्लाई होगा, नो सर, दिस इज़ नॉट अ डीम सप्लाई। शेड्यूल नंबर 1 पैरा नंबर 4 अट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन
वहाँ पे दो कंडीशन पूरा होना चाहिए। पहला कंडीशन क्या है आपका, एक तो बिजनेस पर्पस होना चाहिए और दूसरा क्या है आपका, रिलेटेड पार्टी होना चाहिए। बिजनेस पर्पस तो है नहीं, फैमिली डिस्प्यूट है, और रिलेटेड पार्टी भी नहीं है, क्योंकि ये जो ब्रदर सिस्टर पेरेंट और ग्रैंड पेरेंट होते हैं ना, उनका डिपेंडेंट होना ज़रूरी है। पर यहाँ पे तो क्या लिखा है, वेल नोन लॉयर, यानी कि वो डिपेंडेंट नहीं है। क्या आपका आंसर चेंज होगा अगर ये बिजनेस यूनिट के लिए होता? नहीं सर, हमारा आंसर चेंज नहीं होगा, क्योंकि बिजनेस पर्पस तो हो जाएगा पर अभी भी रिलेटेड पार्टी तो नहीं है, तो दिस इज़ नॉट डीम्ड सप्लाई। आपको बताना है कि क्या ये गुड होगा या सर्विस। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, मैंने आपको ये बताया कि इससे 3-4 चीज़ें गुड है, बाकी सब सर्विस है, तो ये सर्विस है। बिजनेस एसेट को अगर आप देंगे तो क्या है, गुड है। राइट देंगे तो सर्विस है। टाइटल देंगे तो गुड है, बहुत बढ़िया। टेम्प्रेरी ट्रांसफ़र आईपीआर का करेंगे तो सर्विस है। ट्रीटमेंट प्रोसेस करेंगे तो सर्विस है। टाइटल देंगे तो गुड है, ठीक है। श्रीनिधि कौशिक का ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहे हैं, इंटीरियर डेकोरेशन सर्विस इन्होंने लिया है बैंद्रा में, किससे, ऑस्ट्रेलिया वाले से, तो इम्पोर्ट ऑफ सर्विस हो गया। कंसिडरेशन भी, इम्पोर्ट ऑफ सर्विस और कंसिडरेशन जब हो जाता है तो उसको क्या बोल देते हैं, सप्लाई। कुछ और चेक करने का ज़रूरत नहीं है, सेक्शन है सेक्शन 7(1)(b). अगर आपने इंटीरियर डेकोरेशन लिया है, भाई से लिया है और होली डिपेंडेंट है और कोई कंसिडरेशन नहीं दिया, किसके लिए लिया है, रेसिडेंस के लिए लिया है, तो बिजनेस पर्पस तो नहीं है, रिलेटेड पार्टी है, तो ये डीम्ड सप्लाई नहीं होगा। क्या आपका आंसर चेंज होगा अगर ये बिजनेस प्रीमाइस के लिए होता है? यस, क्योंकि अब ये बिजनेस पर्पस भी हो जाएगा, रिलेटेड पार्टी भी हो जाएगा, तो इसको डीम्ड सप्लाई मानेंगे। समझ में आया? इसका ब्रदर होली डिपेंडेंट है ना, इसलिए रिलेटेड पार्टी है ये। चिम टपाक डमडम वाला इलेक्ट्रॉनिक्स है ये, रेफ्रिजरेटर, स्टेबलाइज़र, एलईडी, ये सब वो बेच रहा है। एक सिंगल इन्वॉइस बना रहा है और सब कुछ उसी में डाल दे रहा है और फिर डिस्काउंट भी दे रहा है, ठीक है। तो क्या अपन इसको कॉम्पिटिटिव मिक्स सप्लाई बोलेंगे? नहीं सर, सबका अलग अलग प्राइस ही तो चार्ज किया है सर उससे। इन्वॉइस एक है, बिल एक है, लेकिन प्राइस तो सबका अलग अलग है, तो दिस इज नाइदर कॉम्पोजिट सप्लाई नॉर मिक्स सप्लाई। मणिकरण है, 20,000 पैकेट बेच रहा है, उसके अंदर अच्छा दाम एक ही है, पूरे पैकेट का एक ही दाम है। अब ये कॉम्पोजिट या मिक्सड हो सकता है, ठीक है। चॉकलेट, फ्रूट, ये सब साथ में बेचने की ज़रूरत है क्या? नहीं है सर, तो मिक्स सप्लाई, और मिक्स सप्लाई है तो कौन सा रेट लगेगा? हाईएस्ट रेट क्या है? 18%। पॉइंट नंबर 13, अगर ये मेंटेनेंस और रिपेयर सर्विस दे रहा है और देते समय कंटेनर ट्रक भी भेज रहा है, तो क्या ट्रक के ऊपर क्या जीएसटी लगेगा क्या? सर ट्रक के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, सिर्फ जो ये रिपेयर और मेंटेनेंस सर्विस है ना, सिर्फ इसके ऊपर जीएसटी लगेगा। अगला, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन का लाइसेंस दे रहा है, तो क्या इस लाइसेंस के ऊपर जीएसटी है क्या? नहीं, इसके ऊपर जीएसटी नहीं है। क्लियर हुआ? ये सब सर्कुलर और नोटिफिकेशन के थ्रू बताया गया था। लास्ट के जो 2 क्वेश्चन है ना, वो सर्कुलर और नोटिफिकेशन के थ्रू आया था। ये आंसर है नीचे, आप लोग आंसर देख लीजिएगा बाद में, ठीक है। तो मैंने आपको पूरा समराइज भी कर दिया और आपके सारे क्वेश्चंस भी आपके सॉल्व कर दिए। गॉट इट एवरीवन? थैंक यू सो मच।